ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का क्लास मैंने हॉस्पिटल से लिया था, जैसा कि आप लोग को पता है। तो सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद मुझे अचानक जाना पड़ा, जिस कारण मैं आप लोग को ढंग से नहीं दे पाया क्लास। लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोग को C10 जो हमारा समावेशी शिक्षा का सृजन जो है, इसके बारे में कुछ बृहद बताऊं। इससे पहले हमने समावेशी शिक्षा के बारे में आपको बताया था। उसके अलावा मैंने उसके महत्व वगैरह सबके पर भी चर्चा की है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ लेने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा कैमरा को नजदीक लाएंगे। ये देखिए, समावेशी शिक्षा का एक चित्र के माध्यम से मैंने इसको दर्शाने का प्रयास किया है, ठीक है। इसमें आपके जो सामान्य बच्चे हैं वे भी हैं, और जो दिव्यांग हैं उनको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी सब अपने अपने रोल को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमने दिखाया कि सामान्य विद्यालयों में बाधित और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी इसका निचोड़ बस यही है, ठीक है, कि वैसी शिक्षा जिसमें सामान्य बच्चों के साथ बाधित बच्चों को भी शिक्षित किया जाए, तो वैसी शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा कहलाती है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों बड़ी, इस पर हमने चर्चा किया था, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो अवरोध आते हैं, ठीक है, यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं उनमें, और दृष्टि बाधित हो या विकलांग हो, बहुत तरह की बातें हैं, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित हो, तो ये सारे चैप्टर्स हमको अलग अलग पढ़ने हैं, ठीक है। वो सब समावेशी शिक्षा में भी आएगा। अभी इसके बाद थोड़ा ब्रीफ लेने के बाद हम चलेंगे आपको इकाई 2 में, सेकंड इकाई में। तो उसमें चूंकि हर इकाई से एक एक प्रश्न लेके चलेंगे ना, तो हमारा सिलेबस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें हमने ये बताया कि जो अवरोध उनके साथ आता है वो क्या आता है, तो शारीरिक आता है, ठीक है। यानी कि जो बच्चों का पहला अवरोध है कि सामान्य बच्चों के साथ जो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसमें उनका शारीरिक रूप से विकलांगता जो है वो उसका कारण बनता है। दूसरा हो गया सामाजिक कारण। सामाजिक में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर समाज उनका सपोर्ट नहीं करे, उन्हें भी वो हे दृष्टि से देखे, तो फिर वो बच्चे जो हैं वह मानसिक रूप से भी विकलांग हो जाते हैं। इसलिए समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, इवन अभिभावक का, शिक्षकों का, और जो समाज में और लोग भी रहते हैं, उनका ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वह इन बच्चों के साथ सहानुभूति से पेश आए और उनको उनके कार्यों में सहयोग करे, चाहे जिस प्रकार का सहयोग हो उसमें करे, ताकि वो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ अपने आप को सेटल कर सके, ठीक है। और तीसरा कहता है संवेगात्मक। ये संवेगात्मक अवरोध क्या है, जैसे देखे होंगे असामान्य बच्चे जो हैं वह उनका चिल्लाना, कभी कभी बिना वजह से चिल्लाना, खिजाना, या किसी को नोच लेना, या बेंच बजाना, या कुछ भी इस तरह के घटना करते हैं। कारण ये है कि उनमें तो थोड़ी बहुत कमी रहती है, उस कमी को छिपाने के लिए भी बहुत सारे बच्चे जो है इस प्रकार की घटनाएं और क्रियाएं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी तारे जमी पर, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, देखा है आप लोगों ने? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चे बच्चे का बेसिक थोड़ा कमज़ोर रहता है, लेकिन टीचर जो है उस बेसिक पर ध्यान ना देने के बाद उसको क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसको आगे का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो करने के लिए, तो बच्चा जो है अब सब बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसके लिए एक नया तरीका ढूँढता है, और वो उस तरीका में सफल भी होता है, लेकिन आगे चल के उसको बहुत तरह परेशानी हो जाती है। तो शिक्षकों का मुख्य काम ये भी है कि बच्चों को पहचानना, और पहचानने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। आप उन बच्चों का आकलन कर सकते हैं, उनको कक्षा में जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके आधार पे आकलन कर सकते हैं, समाज से फीडबैक लेके आकलन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारे तरीके हैं उनके आकलन करने के, उस आधार पर आप इन बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अवरोध को दूर करने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ कि उसका एक ब्रीफिंग लेकर के एक छोटा-सा नोट्स बनाएँगे कि किस प्रकार जो है इस अवरोध को दूर किया जा सकता है या उसमें सहायता प्रदान की जा सकती है, ठीक है? उसके बाद आपका एक चीज़ दिखाया यहाँ पर, देखिएगा कि शिक्षा के अवसरों की समानता सुनिश्चित करने में अभिभावक, प्रधानाध्यापक और शिक्षक की भूमिका, ठीक है? तो शिक्षा के अवसरों में समानता सुनिश्चित करना है, यानी ये देखिए क्या करना है, जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ इन बच्चों को मैच कराना है, ठीक है? तो उस मैचिंग के लिए क्या करना है, अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए? जो उनके दिव्यांग हैं, पुत्र-पुत्री जो भी है, वो जब कक्षा में जाएँगे, सबसे पहले उन अभिभावकों को क्या गाइडलाइन देना है उन बच्चों को, उनको किस प्रकार से इस बातों को बताना है कि आपकी कक्षा ये यहाँ से शुरू होने वाली है। अब आपको कैसे करना है, आप ऐसे कीजिएगा, आप ऐसे मत बोलिएगा, इनके साथ ऐसे बात कीजिएगा, बहुत सारे गाइडलाइन देने पड़ते हैं अभिभावकों को, ठीक है? और अपने बच्चों को कभी भी हीन भावना से मत देखें।
ठीक है। हीन भावना से जब देखेंगे, उसको बार बार उसी बात के लिए टॉर्चर करेंगे, तो फिर बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चे अच्छी दिशा में न जाकर बुरी दिशा में भी चले जाते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। इसलिए अभिभावकों का कर्तव्य ज्यादा बनता है कि वो अपने बच्चों को के साथ व्यवहार जो है वो बिल्कुल मधुर और सहज रखें। उसके उसके बाद दूसरा नाम आता है प्रधानाध्यापक का। चूंकि प्रधानाध्यापक विद्यालय का सर्वोपरि होता है, हेड होता है, तो उसकी जवाबदेही बनती है कि शिक्षकों पर भी नियंत्रण रखें और विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उन पर भी निगाह एक दृष्टि रखे रहें, उनमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं उसका भी अवलोकन करें, अभिभावकों को शिक्षकों के साथ तालमेल स्थापित करें और उससे संबंधित अगर कोई परेशानी है तो अभिभावकों से फीडबैक लेकर शिक्षकों तक उस बात को पहुंचाना। चूंकि प्रधानाचार्य अभिभावक यानी समाज और शिक्षकों के बीच कड़ी का काम करता है, तो उसकी जवाबदेही अहम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं शिक्षक। तो शिक्षक की जवाबदेही सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब भी आप कक्षा में वर्ग संचालन में पहुंचते हैं तो उसमें आपको सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों का भी सामना करना पड़ता है, वो भी उस क्लास में रहते हैं। फिर उनको पहचानना कि वो जो अगर दृष्टि से बाधित हैं, तो दृष्टि से बाधित है, तो अगर बच्चे ज्यादा पीछे बैठे हुए हैं तो फिर वो आगे की चीज को नहीं देख पाएंगे, ना ही रीड कर पाएंगे। तो इस उस बच्चों को पहचान कर उनको आगे की सीट पर बैठाना। फिर उसके बाद आपको हाइट भी ध्यान रखना पड़ता है कि हाइट के अनुसार बढ़ जाए। पता चला कि बहुत बड़ा लंबा हाइट का बच्चा आगे हो गया और छोटा बच्चा पीछे हो गया, फिर वो आगे का चीज कुछ भी नहीं देख पाएगा। तो ये सब सामंजस्य स्थापित करना क्लास में और उन बच्चों को विशेष प्रेफरेंस देना, यहाँ तक कि कक्षा में अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको अलग से कक्षा लगा करके फिर उन बच्चों को जो है उस कक्षा में सारी सुविधाएं प्रदान करना, क्लास में हो तो या अदरवाइज पार्ट टाइम अलग से क्लास चलाकर। तो इन सबों की शिक्षा महत्ता जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस टॉपिक को हम यही अब छोड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो हमारा अभी बोले आपको कि इकाई 2 में प्रवेश करेंगे। तो आपका ये होमवर्क रहा कि अवरोध दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इस पर आप चर्चा करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं अपने इस बोर्ड को पलटी मार लेता हूँ। मैं आपको आ जाता हूं अब C10 का यूनिट सेकंड है, ठीक है। दिख रही है बोर्ड, सबको दिख रही है ना। चलिए, इसमें यूनिटी में दृष्टि बाधित बालक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दृष्टि बाधित बालक जो आप देख रहे हैं, इन बच्चों की पहचान आपको 20/70 से होती है। अब ये 20/70 क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई सामान्य बच्चा 70 फीट की दूरी से जिस चीज को देख लेता है, दृष्टि बाधित बच्चे उसको 20 फीट की दूरी से ही देख पाते हैं। बात समझिएगा। सामान्य बच्चे यहाँ से, जैसे मान लीजिए हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से 70 फीट की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो उसको सामान्य बच्चे यहाँ से देख रहा है। लेकिन जो दृष्टि बाधित बच्चा है वो यहाँ से नहीं देख पाएगा, उसको और 50 मीटर आगे बढ़ा 50 मीटर 50 फीट, सॉरी 50 फीट आगे बढ़ना पड़ेगा और 50 फीट आगे बढ़ने के बाद ही वो चीज को दृष्टि बाधित बच्चा देख पाएगा। क्लियर हुआ? एक बार और बताएं, बताइए सब लोग। हो गया ना? हो गया। यानी कि ये फिट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं फिट की बात कर रहा हूं। क्या फिट? तो जो सामान्य बच्चे, हाँ, जो सामान्य बच्चे 70 फीट की दूरी की वस्तु को, ठीक है ना, इजिली देख पाते हैं, उस वस्तु को जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं वो 20 फीट की दूरी से ही देख पाएंगे, ठीक है। और इसकी पुष्टि के लिए एक चार्ट बनी हुई है जिसका नाम है स्नेलन चार्ट, ठीक है। ये स्नेलन चार्ट जो है वही दर्शाता है कि किस प्रकार जो बच्चे हैं वह दृष्टि का क्या एक्टिविटी है। जैसे इस चार्ट में बताया गया है कि 20/200 है, यानी कि ये उत्तम दृष्टि का पैनल है जिसको बोला जाता है ट्यूनल दृष्टि। देखिए गौर से, उत्तम दृष्टि वाले बच्चे उसको ट्यूनल दृष्टि बोलते हैं। हाँ, ट्यूनल दृष्टि बोलते हैं। और इसका जो माप है वो 20/200 है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी आई साइट बढ़िया होती है वो 200 फीट की वस्तु को जितनी आसानी से देख पाएगा, दृष्टि बाधित बच्चे उसको 20 फीट की दूरी से ही देख पाएंगे, ठीक है। ये आई साइट जब स्ट्रॉन्ग बढ़िया रहता है तब इसकी बात कही जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब कहना कि इसका कारण क्या है। दृष्टि दृष्टि हेलो 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 हेलो, चलिए। हाँ हाँ, नेट का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रिकॉर्डिंग मोड पर भी है, आप फिर बाद में ये चला जाएगा आपके लिए। तो अच्छा, मैं बाद में बताऊंगा, सबके लिए अलग अलग क्लास।
दृष्टिबाधित बच्चे, ठीक है ना, उनको मैं बताया कि इसके कारण कारण क्या होते हैं, आखिर बच्चे कैसे आंख से अंधे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके मुख्य रूप से आप वातावरण और वंशानुक्रम है। इसके अलावा एक जो होता है कि आपका एक्सीडेंटल, ठीक है ना, घटना या दुर्घटना में भी बच्चों की आंखें चली जाती है ना। बिल्कुल, घटना दुर्घटना कह के नहीं आता है। लेकिन वातावरण, ऐसे मान लीजिए कि आपका वायु प्रदूषित है, किसी ऐसे फैक्ट्री या ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ धुआँ बहुत ज़्यादा रहता है, और या कोयला का खदान है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जहाँ से आँखों को परेशानी होती है। हाँ, उसमें कंटिन्यू बच्चे रहेंगे या उस परिवेश में अगर रहते हैं, तो उनकी दृष्टि बाधित हो सकती है, उनको आँख की समस्या हो सकती है। कोई डाउट? डाउट? चलो, ओके। उसके बाद वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या मतलब है कि अगर उसकी पीढ़ी में किसी की आंखें कंटिन्यू खराब होती आ रही हैं, ठीक है, तो फिर उसका वो बच्चा भी शिकार हो सकता है, ठीक है। परिवार में चलता है, जैसे जैसे लोग डायबिटिक। हेलो, क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, आंखों का अंधापन के बहुत कारण है, बहुत तरीके हैं। ये बिल्कुल साइट नहीं दिखना ही नहीं होता है, ठीक है ना। वो मिसमैच भी होता है, तभी होता है। तो वंशानुक्रम का भी असर उन पे पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि अब विटामिन ए की कमी पेट में माता जी को हो जाएगी, तो बच्चे का जन्म होगा तो थोड़ा बहुत तो आई प्रॉब्लम होगा ही ना। तो उसका भी असर पड़ता है। अगर इसको माने तो आप इसको भी कह सकते हैं कि पोषक तत्व की कमी के कारण भी आंख की परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ऑब्लिक करके आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं कि कहाँ से बच्चों के साथ ये परेशानी आ रही है, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे हो? पहचान भी तो जरूरी है, शिक्षकों का काम तो पहचान करना है। बच्चे बताएंगे थोड़े कि हम नहीं देखते हैं। कोई बच्चा कह देगा कि हमारा लगता नहीं है, नहीं बोलेगा ना। आपको बचाना, उसको थोड़ा, हाँ, थोड़ा उसको परेशानी महसूस होगी, है ना। इतना लोग के सामने देखिए हमको बेइज्जत कर रहा है, मतलब बहुत तरह का भावना आ जाता है मन में। तो उसको हैंडल करना है आपको, ठीक है ना। आपको ऐसा महसूस, बच्चे से बात भी कर लेनी है, उसकी कमी को जान भी लेना है, और आपके चेहरे पर सिकन भी नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं ना। नहीं तो पता चले कि ओ लौका तो नहीं है, तो ये नहीं, आपको चेहरा से नहीं दिखाना चाहिए, फिर बच्चा वो भाप लेगा। आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है, बिल्कुल, आपको जो है, हेलो, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमको पहचान करना है, ठीक है ना। अच्छा, क्या हो गया? हंसने का क्लास अलग से करेंगे, हंसने का क्लास अलग से लगाएंगे। कक्षांश खत्म होने दो, फिर हंसने के लिए चुटकुला सुनाएंगे। क्या हुआ? माइक में बोले। अरे सबके, सबका माइक ऑफ करो भाई, अपने से सबको ऑफ कर लो। सुन लो मेरा, उसके बाद फिर से तुम हंसना, अपना अपना ऑफ कर लो, ठीक है। जब हम पूछेंगे तब बताना है, ऑफ कर लीजिए काइंडली प्लीज, ठीक है। चलिए, हम कहते हैं कि ये बच्चों का दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान करना शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। जब तक बच्चों को पहचानेंगे नहीं, तब तक आगे की कोई क्रियाकलाप नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों को पहचानना जरूरी है। बच्चों को पहचानने का तरीका, पहला, व्यवहार द्वारा। बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार को पकड़ के आप जान सकते हैं, ठीक है ना, कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है। वो किताब पढ़ रहे हैं तो कैसे किताब पर आंख गड़ा के देख रहे हैं, या कुछ ज्यादा नजदीक लाके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आंखों को मिचला रहे हैं। ये बहुत तरह का व्यवहार करने का तरीका होता है। ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे देखेंगे, सब तो समझ जाइएगा कि बच्चों में कुछ आई साइट का प्रॉब्लम है। उसके बाद है कक्षा निरीक्षण द्वारा। ये टीचर का काम है कि कक्षा में जब कक्षा 4 जाए, तो वो निरीक्षण के द्वारा देख के हाव भाव से बच्चों का पता लगा लेंगे कि बच्चों के साथ कोई समस्या है दृष्टिबाधित। तीसरा, जो शारीरिक चिन्ह बताया आपका, शारीरिक चिन्ह का मतलब होता है कि हो सकता है कि उस बच्चे का आंख सूजा हुआ हो, आंख लालिमा से भरा हुआ हो, यानी कि एक्टिविटी से दिखाई देगा कि हाँ, इस बच्चे के साथ लगता है आंख में कोई प्रॉब्लम है। तो उससे भी आप शारीरिक चिन्ह के द्वारा भी आप उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद जांच संबंधी रिपोर्ट होता है। अगर बच्चे का जांच करवाएं साप्ताहिक या ऐसे 15 दिन पर, 20 दिन पर, और उस जांच के आधार पर भी आप पता कर सकते हैं। क्लास में तो चलता रहता है, बच्चों का इस सेट का फ्री कैंपिंग भी होते रहता है स्कूलों में। तो एक तरीका है वो भी पता करने का कि आप उससे चाहें तो बच्चों की जांच संबंधी रिपोर्ट से, टेस्ट से पता कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है दृष्टि बाधित है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है उसकी विशेषता। केवल कमियां ही नहीं है, उन बच्चों की कुछ विशेषताएं भी होती है,
ठीक है? अभी क्या विशेषताएँ होती है देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों की मानसिक योग्यता, अब ऐसे समझिए, भगवान ने आँख ले लिया, ये हो सकता है आँख से परेशानी आ गई, बहुत तरह की सी चीज़ों को आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे बाकी ज्ञानेंद्रियों को बहुत अच्छे से विकसित कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूट्यूब पे कभी सर्च कीजिएगा। मैंने एक बार क्लास में भी चर्चा की थी इसकी, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या होता है, सामान्य बच्चों की आंखों पर रुई रख करके एक पट्टी बांध दी जाती है, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिलेगा। और उसके बाद बच्चों को एक ऐसे म्यूजिक सुनाया जाता है, ऐसा धुन सुनाया जाता है, जिस धुन को सुनने के बाद बच्चे जो हैं, वह आंखें बंद होने के बाद भी कलर को पहचान लेना, बुक को पढ़ लेना, ये सारी एक्टिविटी कर लेते हैं। ये निश्चित है, वो उसका क्लास भी मैंने अपने यहाँ शुरू किया था और मेरे बेटे में भी वो प्रोग्रेस हुआ था। फिर अपरिहार्य कारणों के कारण मुझे छोड़ना पड़ा, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये बच्चे जो हैं वो आपको सिक्स्थ सेंस उनका खुल जाता है। तो सिक्स्थ सेंस के कारण ही बच्चे जो है उनकी बाकी योग्यता जो है आँख के अलावा भी चालू हो जाती है, जिसका वो बहुत सटीक से उपयोग कर लेते हैं। तो कह रहा है कि मानसिक योग्यता यानी कि उनकी बढ़ जाती है। वो किसी चीज़ को जो है वो बिल्कुल अलग स्तर से सोचते हैं, उसको देखते हैं। मतलब देखते हैं मतलब आँखों से नहीं, वो अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर। दृष्टिबाधितों की भाषा का विकास। अब क्या है, हियरिंग उनका ठीक है, बोलने का ठीक है। तो हियरिंग बोलने के आधार पर वो ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। जब आँख कमज़ोर पड़ जाए, तो सुनने की कला उनका बहुत विकसित हो जाता है, अच्छे से किसी बात को सुन लेते हैं। और फिर लोगों के बोलने का तरीका देखते हैं, लोग कैसे किस बात को, किस टॉपिक को कैसे बोल रहे हैं, उनका चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, उस आधार को ऑब्ज़र्व करके वो उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो ये इनकी विशेषता है कि वो ये अपने अंदर काबिलियत को पैदा कर लेते हैं। उसके बाद है दृष्टिबाधितों के सामाजिक और समायोजन संबंधी कार्य। अर्थात ये है कि वो जब भी अपने अंदर ये चीज़ ला देते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि इसका जो अच्छाई चीज़ें हैं उसको प्लस पॉइंट को रख के समाज में अपने आप को आगे करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। कि हम में भले ही दृष्टिबाधित के रूप में थोड़ी समस्या है, लेकिन हम में ये टैलेंट है, ये समाज को दिखाते हैं और समाज उसको ग्रहण करता है कि सही बात है, कितनी विकट परिस्थितियों में बच्चा ये किया। जैसे अभी एथलेटिक्स वगैरह में देखते होंगे कि भारत के लड़के-लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंधों के लिए क्रिकेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अपना कर लेते हैं और तालमेल भी, समायोजन भी उसका बहुत अच्छे तरीके से वो करना जान जाते हैं। ठीक है? वो आपसी सहयोग करते हैं, एक-दूसरे का हाथ बटाते हैं, सामान्य बच्चों के साथ बिल्कुल ईज़ी फ़ील करते हैं और उनके अंदर जो भी हीन भावना होती है ऑटोमैटिक निकल जाता है, उसका वो तालमेल इतनी बेहतरीन ढंग से वो अपने आप में कर लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ लगाया हुआ है एक चार्ट। क्या लगाया है कि दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण। इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ हमने लिखा है वर्ग स्तर, यहाँ उत्तम आंखों के प्रकार डाले हुए हैं, क्षतिपूर्ण आंखें उनका रेट लिखा हुआ है और यहाँ बाधिता का प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको जरा गौर से पढ़ेंगे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैं इधर की तरफ ले जाना चाहूंगा कि यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। कहीं भी आप जाते होंगे आंख का इलाज कराने, आप मम्मी के साथ, पापा के साथ या कहीं भी मौका मिला होगा, तो आपको ये चार्ट जो है वो दिखता होगा। जहाँ आँख का डॉक्टर बैठता होगा, वो पढ़ाता है, पढ़वाता है। किससे? तो जो आँख के कमज़ोर हैं या जो आँख दिखाने गए हैं, उनको ये चार्ट पढ़वाता है डॉक्टर। ठीक है? तो चार्ट में क्या है? चार्ट में लिखता है, ये छोटे-छोटे सबसे छोटे अक्षर को आप ध्यान दीजिएगा। इन छोटे अक्षर को पढ़ाता है डॉक्टर, ठीक है? सबसे छोटे वाले को। तो इसकी स्थिति क्या होती है कि वह इस अक्षर से उस व्यक्ति को 6 फीट की दूरी पर रखता है। समझिएगा बात को। डॉक्टर क्या करेगा, जहाँ अक्षर लिखा हुआ है उससे 6 फीट की दूरी पर व्यक्ति को बैठाएगा और बोलेगा कि आप इसको पढ़ पा रहे हैं। अगर वो पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि उसकी आईसाइट 6/6 है, यानी कि उसकी आंख बिल्कुल ठीक है, उसको कोई चश्मे की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर किसी आदमी को पढ़ाता है कि नहीं, वो तो ये नहीं पढ़ पा रहा है, नीचे वाला व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन ठीक किसी ऊपर वाला स्केल पढ़ ले रहा है। समझिएगा इस बात को। नीचे वाला नहीं पढ़ पाया, लेकिन इसके ठीक ऊपर वाला जो थोड़ा-सा बड़ा लेटर है, अक्षर है, उसको व्यक्ति पढ़ ले रहा है। तो इस चीज़ को जो पढ़ता है, तो उसकी आई साइट कहलाती है 6/9। 6/9 का मतलब क्या हो गया? अब आप माइक को ऑन कीजिए और हमको बताइए कि 6/9 का मतलब क्या हुआ? एक बच्चा नीचे वाला को पढ़ लिया, आँख ठीक है उसका। दूसरा आया माइनस, हाँ, माइनस प्लस की बात मैं नहीं कर रहा, मैं इस आंकड़े की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना? कि पहला बच्चा जो है वो इस रेशियो को पढ़ लेता है, यानी कि 6 फीट की दूरी से सारे अक्षर को पढ़ लिया, तो उसकी आई साइट कहलाएगी 6/6। हाँ, बिल्कुल जी। तो उसके बाद ये जो दूसरा कॉलम को पढ़ रहा है, ठीक है ना?
देखिए निकट दृष्टि दोष और जो आपको दूरदृष्टि दूरदृष्टि दोष, उस मैटर पे आएंगे, ठीक है ना। उसका विजुअल भी जो है वो इसी हिसाब से काम करता है। अब यहाँ देखिए, तो मैंने कहा कि अगर ये बच्चा, अगर ये दूसरा बच्चा इसको पढ़ ले रहा है, इसको नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य बच्चे इस लेटर को 9 फीट की दूरी से पढ़ लेंगे। देखिए गौर से, सामान्य बच्चे इसको 9 फीट की दूरी से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जबकि असामान्य बच्चे जो है वह उस दूरी को 6 फीट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार गौर से सुनिए, ये छोटा वाला को किसी बच्चे ने पढ़ लिया, ठीक है, ये सबसे छोटा वाला को पढ़ लिया तो 6x6 हो गया, यानी कि उसका आंख बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये नहीं पढ़ पा रहा है, ये नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, लेकिन ये पढ़ ले रहा है 6 फीट की दूरी से, ठीक है, 6 फीट की दूरी से ये पढ़ ले रहा है। आवाज मत कीजिए आप लोग, बैग जिससे पूछा जाए वही बताएंगे। तो अब ये जो है बच्चा जो है 6 फीट की दूरी से पढ़ ले रहा है इस अक्षर को, जबकि इसी अक्षर को जो सामान्य आंख वाला अच्छा बच्चा है, मतलब जिसकी आंखें ठीक है, वो 9 फीट की दूरी से भी पढ़ लेगा। ये कैलकुलेशन ये बताता है। इसके ऊपर वाला जो है, जिसकी आंखें और ज्यादा खराब हैं, तो वो 6 फीट की दूरी से इसको पढ़ेगा और सामान्य बच्चा इसको 12 फीट की दूरी से पढ़ लेगा। ऊपर बढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल, उसकी आंखें ठीक है, वो सब इतनी इतनी दूरी से पढ़ लेगा। यानी सामान्य बच्चे जो इतनी इतनी दूरी से पढ़ लेंगे ना, वहीं आपको आंखों आंखों का वो 6-6 फुट पर इतनी बड़ा, अब देखिए 6 फीट पर ये साइज बड़ा हो रहा है ना, यानी कि 6 फीट पर कोई बच्चा जो है, कोई 6 फीट पर कोई बच्चा इतना बड़ा अक्षर को पढ़ रहा है, तो इसी अक्षर को जो है सामान्य बच्चा 60 फीट की दूरी से पढ़ लेगा, ठीक है, आ गया ना। अब इस चार्ट को हम इस इधर इधर टर्न अप करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि आपका उत्तम आंख उसको माना जाता है जो बच्चा अगर फर्स्ट लेवल से 6x6 के बाद अगल का कैटेगरी दिया हुआ है, 6x6 तो मतलब उत्तम हो गया, लेकिन उससे थोड़ा सा बाधित है तो उसको क्या होगा 6x9, इसका मतलब है कि आंखें जिसकी खराब है वह हाँ, ये दूसरा वाला अक्षर जो है लेवल दूसरा ऊपर, हाँ, वो 9 फीट से सामान्य बच्चा हाँ 6 फीट से देखेगा वो बच्चा सेकंड लेवल वाला को। यहाँ दिखाइए सेकंड लेवल वाला को, ये 6, हाँ ये 6x9 की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये 6x9, यहाँ आ जाइए, वही 6x9 है, ठीक है। अब इस 6x9 के बच्चे जो है, वो जो है सामान्य बच्चा 9 फीट से 18 फीट में देख पाएगा, ठीक है ना, इस लेवल के यानी सेकंड लेवल वाला को। हाँ, क्षति पूर्वक 6/24 हो गया और 6/36 हो गया, ठीक है। यानी कि जिसकी आंखें ज्यादा क्षति है ना, वो चले जाएंगे इस पर, वो 6/24 और 6/36 इस पर आ जाएंगे, ठीक है। और इनका जो प्रतिशत है दृष्टि बाधित का, उसको बोला जाता है 20%, यानी वो बच्चा 20% जो है आंखों से ब्लाइंड है, अंधा है, ठीक है। चलिए उसके बाद, हाँ उसका नीचे आइए, तो ये जब भी इसका कॉलम को आप देखेंगे ना, तो इसकी तुलना आप ऊपर से करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे 6 से 18 सामान्य बच्चा जो है वो 18 फीट की चीज देख रहा है, जिसके आंख में प्रॉब्लम है वो ये देख रहा है, यानी कि ये मामला हो गया यहाँ वाला, ये देखिए 6x18, ठीक है, 6x18। तो ये आपको आ गया कैटेगरी नंबर वर्ग 1 में आ गया, और यहाँ पर जो क्षतिपूर्ण आंखें हैं वो 6/60 से शून्य चला जाता है, और इस प्रकार के बच्चों में जो दृष्टिबाधिता होती है वो 40% की होती है। उसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको वर्ग 2 है, वर्ग 2 में 636 से 660 है, ठीक है। यानी कि ये लेवल चला गया 636 से 660, यहाँ देखिए, ठीक है ना। जो बच्चा सामान्य बच्चा इतने बड़ा अक्षर को 6 फीट से देखता है दृष्टि बाधित, उसको सामान्य बच्चा 36 फीट दूर से देख लेता है, और इस स्थिति में भी आपका वर्ग 2 आ जाता है, और यहाँ परसेंटेज जो है आपका आंख का 75% हो जाता है, यानी वो दृष्टि बाधित परसेंट, आंखें खराब है उसके, आंखें खराब है, हाँ खराब है आंखें, ठीक है। वो बात नहीं कर रहा, आप नीचे से मिलाइए ना, जैसे मैंने 6 से 9 बोला, ये छोटी छोटी अक्षरें जो हैं, ठीक है ना, ये बीमारी यहाँ से शुरू, ये तो नॉर्मल है, तो थोड़ी बीमारी यहाँ बढ़ी, तो थोड़ी बीमारी बढ़ी तो ये थोड़ा पर यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये स्तर द थोड़ा आ गया, फिर बीमारी जो है यहाँ से देखिए थोड़ा बढ़ी यहाँ, तो ये यहाँ आ गया, है ना। जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे परसेंटेज आगे बढ़ रहा है, आगे समझ में, बिल्कुल।
और इस प्रकार लास्ट है 1 से 0 के बीच में रहेगा, तो उस समय ये दृष्टि क्षेत्र 100 का हो जाएगा और यहाँ पर बच्चे 100%, हाँ, कुछ भी नहीं दिखेगा, हाँ, फाइनली वो ब्लाइंड रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी दृष्टि बालक पर जो आपकी पकड़ की जानकारी थी। ठीक है, अब घड़ी की सुई मेरी 12:05 बजा रही है, आपको अपनी कक्षा भी जाना होगा, इसलिए इससे संबंधित जो जानकारी है, जैसे दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में मैंने बताया, पहचान, ठीक है ना, कारण, तो कारण और पहचान को थोड़ा विधिवत पॉइंट वाइज आप तैयार करेंगे होमवर्क में, ठीक है ना, कारण क्या है उसका डिटेल्स के साथ उसको तैयार करेंगे और फिर नोट सेट में डालेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी जी? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, बच्चों का संतुष्टि ना हमारा काम है। चलिए, ओके, थैंक्स।